नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है न इधर न उधर, निर्मला सप्रे किधर। ये सवाल लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट पर बतौर कांग्रेस विधायक निर्वाचित हुई निर्मला सप्रे आखिर किधर है। बीजेपी के मंचों पर उनकी उपस्थिति आरंभ से है और सदस्यता ग्रहण करने की बात भी सामने आती है, लेकिन कारण क्या है? बहुत सी बातें उठती हैं। क्या बीजेपी को अब आवश्यकता नहीं है? अब आवश्यकता ये निर्मला जी की है, या फिर वो इन सवालों का सामना क्यों नहीं कर रही हैं कि वो किधर हैं, कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं? आखिर इसमें क्या चुनौती है? ये बात तो समझ में आती है कि जिस तरह दल बदल का नियम है, तो किसी सिंगल या अगर कोई अकेला कोई विधायक है जो दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता पर संकट आता है। तो ठीक है, चुनाव का सामना नहीं करना है या बीजेपी के निर्देशों का इंतजार करना है। बहुत सारे प्रश्न हैं। आज इसी मसले पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जिसने विकास की गंगा बहाई है, उसके लिए स्वागत के लिए हमारा बीना भी यहाँ पर आया। तो ये जो मुख्यमंत्री है, इनकी पूरे मध्य प्रदेश में एक ही छाप है कि ये घोषणा नहीं करते हैं, काम करते हैं और काम के दम पर दुनिया के और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के दिल में राज करते हैं। ये हैं बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे, जो शनिवार को कुरवाई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुरीद नजर आई। जी हाँ, निर्मला विधानसभा में अभी भी कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन उनकी आस्था लंबे वक्त से बीजेपी के साथ है। विकास के नाम पर वो हाथ का साथ छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त कमल के बैनर तले खड़ी हो गई थी। वो गाहे बगाहे बीजेपी की बैठकों में नजर आ जाती हैं। वो मंच पर भी दिखाई देती हैं, पर कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस इसे लेकर हाईकोर्ट का रुख भी कर चुकी है। मामला कोर्ट में है। बंसल न्यूज ने जब उनसे पूछा कि वो किस दल की हैं, तो मंझे हुए सियासी सूरमा की तरह निर्मला ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। निर्मला जी जनता की विधायक है, कांग्रेस की विधायक या बीजेपी? जनता के विधायक और जनता मेरे साथ है। निर्मला सप्रे ने खुद को जनता का नेता बताया तो कांग्रेस बिफर उठी। दरअसल निर्मला ने कांग्रेस को जोर का झटका जोर से दिया था। कांग्रेस सियासी बेवफाई के इस दर्द को अभी तक भूल नहीं पाई है। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो जनता की नेता हैं, तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लें। देखिए, निर्मला सप्रे जी का जो चरित्र है वो किसी पार्टी के साथ नहीं रहती। कांग्रेस टिकट न देती तो क्या निर्मला सप्रे जी जनता के माध्यम से चुन के आ जाती? निश्चित तौर पर जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, जिन्होंने उन्हें चुनाव जिताया, उसके साथ अपमान कर रही हैं। निर्मला सप्रे जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए। तब समझ में आएगा वो जनता की नेता है कि किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया, इसके आधार पर विधायक बनी। फिलहाल निर्मला सप्रे की सदस्यता खतरे में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि सप्रे ने कांग्रेस से जीतने के बाद बीजेपी का समर्थन किया। सप्रे ने बीजेपी के मंच पर प्रचार भी किया। अब हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगा। इससे पहले कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से भी शिकायतें कर चुकी है। हाईकोर्ट क्या फैसला देगा, ये तो अभी पता नहीं। फिलहाल सवाल यही, न इधर न उधर, निर्मला सप्रे किधर। तो आपने देखा कि मसला उतना सरल भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बात समझ में ना आए। हमारे सवाल देख लीजिए। मैं जनता की नेता हूं, क्या ये कहकर निर्मला सप्रे मूल सवाल से भाग रही हैं? बीजेपी से प्यार, कांग्रेस की सदस्यता बरकरार, क्या ये सियासी रणनीति सही है? क्या निर्मला सप्रे के मामले का निपटारा हाईकोर्ट की चौखट से ही होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ रहेंगे। घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ेंगे कुछ देर में, पूर्व विधायक बीजेपी हैं। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और एक और सहयोगी जुड़ेंगे जिनका हम जिक्र करेंगे। जगदीश जी, एक क्विक कमेंट आपका इस पूरे मसले पर। जी देखिए शरद जी, ये मामला गुजरते गुजरते 1.25 साल तक तो हो गया और आप ये मान के चलिए कि ये इसी तरह से पूरा मामला चलना है और ये चलेगा कम से कम, जो मेरा मानना है, चुनाव के 6 महीने पहले तक। क्योंकि अगर निर्मला सप्रे
बीजेपी ज्वाइन करती हैं विधिवत रूप से, वो उनके कार्यक्रमों में जाती हैं, सीएम के साथ मंच शेयर करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। कांग्रेस की याचिकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि हाई कोर्ट में कांग्रेस गई है, वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सर्वोच्च पावर उसके पास होते हैं विधायक के मामले में। तो आप मान के चलिए कि इस मामले में कोर्ट की प्रक्रिया हमेशा से लंबी चली है और वो चलेगी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, फिर डबल बेंच, सिंगल बेंच, बहुत सारी कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं, हम सब जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने विधायकों के शरद जी देखे हैं कि जो लगातार मामले लंबे खिंचते रहे और डिसीजन नहीं आया। मैं एक नाम नहीं ले रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका एक मामला 2013 का है और वो 2025 आ गया, 12 साल से कोर्ट की दहलीज पे तारीख पर तारीख पे अटका हुआ है। तो इस मामले में शरद जी जो भी फैसले होने हैं वो सारा का सारा दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष पे है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस का कोई विधायक सत्ताधारी दल की गोद में आके बैठ गया है तो उसके खिलाफ इतनी जल्दी फैसला तो शरद जी नहीं होने वाला है। और एक छोटा सा कमेंट और लूंगा आपका कि आखिर क्या वजह दिखती है आपको कि बीजेपी उन्हें अभी भी उस तरह से, क्या यही कारण है कि एक उपचुनाव अब कोई नहीं चाहता है? शरद जी सबसे बड़ी चीज जो आपने कही, आपने मुख्य बात अब कह दी, उपचुनाव अब कोई नहीं चाहता। क्योंकि देखिए अब सबसे बड़ी चीज, पार्टी अब उपचुनाव की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार चुनाव 2 महीने बाद है। बीजेपी अब पूरा का पूरा अब एक प्रदेश लेके नहीं चल रही है, बीजेपी पूरी देशव्यापी पार्टी हो गई है। 2 महीने के अंदर अंदर नवंबर तक इनको बिहार विधानसभा चुनाव कराने हैं। पार्टी के आपको पता होगा आधे से ज्यादा नेता वही हैं। विश्वास सारंग इस समय वही हैं, हितानंद जी इस समय वही हैं, बीडी शर्मा एक बहुत बड़े जोन के प्रभारी है वहां पर, उनको पूरे जोन का काम दिया गया है। तो बहुत सारे नेताओं की वहां ड्यूटी लगी हुई है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव तो बिहार के स्टार प्रचारक होंगे, ये पहले से तय है, अभी भी बिहार जा रहे हैं और उन्हें स्टार प्रचारक न सिर्फ रहना है बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, महीने में उनके 10 दिन बिहार में गुजरेंगे। इसके बाद 2027 आ जाइए आप, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव है और मध्य प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा सेंटर है, बूथ मैनेजमेंट जो मध्य प्रदेश के नेता जानते हैं, मुझे कहने में बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है, वो बूथ मैनेजमेंट और किसी प्रदेश के नेताओं में है ही नहीं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता कहीं भी जाते हैं चुनाव जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीना जैसी सीट के लिए सरकार उपचुनाव क्यों कराएगी और क्यों एक रिस्क लेगी? क्यों रिस्क भाई लेगी? अगर हार आती है बड़ा तो सवाल हार उसके खाते में जुड़ेगी अल्टीमेटली, वो ऐसा क्यों चाहेगी शरद जी? इसलिए आप ये मान के चलो, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि ये मामला चलेगा 4.5 साल तक और विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले निर्मला सप्रे का इस्तीफा हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको जाना है कहीं जगदीश जी, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आपका कि आपने बीच में हमारे साथ इस व्यस्तता के बाद भी वक्त निकाला। चौधरी साहब, एक क्विक कमेंट आपका लूँगा मैं इस पूरे मसले पर। रणनीति ऐसी है कि आपकी भी चुनौती, अब आप भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही जाएंगे, कानून या अदालत अपना समय लेगी, विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया भी निश्चित तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया है, वो भी समय टाइम टेकिंग है। अब आपके पास बचता है सिर्फ खींचना, नाराज़ होना, परेशान होना। कैसे कैसे टेकअप करेंगे इस इशू को? नहीं, खींचना, परेशान होना, नाराज होना और शर्मिंदा होना तो जनता के पाले में छोड़ दिया है भाजपा ने। मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को कोट करूंगा क्योंकि उसी महामानव के संघर्षों से निर्मला सप्रे को ये अवसर मिला है। वो एक सुरक्षित आरक्षित सीट से आती हैं। वो अंबेडकर साहब कहते हैं कि हम कानून कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन उसको पालन करने वाले लोग बुरे होंगे तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। ये मामला कानूनी निर्दोषता और बनाम नैतिकता का है। और नैतिकता किसके सापेक्ष होती है? शर्म के सापेक्ष होती है। और कहते हैं कि जिनमें शर्म होती है उनके लिए चुल्लू भर पानी भी पर्याप्त होता है, नहीं तो नदी नाले समुद्र तो भरे पड़े ही हैं। यही मामला गहरी बात कही आपने। नैतिकता शर्म के सापेक्ष होती है, यानी लगभग उसके रिलेटिव होती है। ये बड़ा गहरा वाक्य है। जी जी। तो मैं यही भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसकी रेखाएं धुंधली पड़ती हैं, इनकी एक जो राजनीतिक नैतिकता है उसकी परिभाषा भी खराब होती है। तो ये तो मैं भाजपा से पूछता हूं कि उसने जो एक यूनिवर्सल मोरालिटी है, एक सार्वभौमिक नैतिकता है, उसको जिस तरीके से रौंदा है, खराब किया है। मैं आपको नाम गिनाऊं, विजय शाह से जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय का बयान देख लीजिए और निर्मला सप्रे को देख लीजिए। ये तो हम
सरकार से और भाजपा से पूछ रहे हैं कि आखिर आप अपनी नैतिकता को तो परिभाषित कीजिए कि आपकी नैतिकता क्या है। कानूनी मसले अपनी जगह हैं। आपको मैं बताता हूं, देखिए हमारे भारतीय चेतना में एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं गलत किया, लेकिन वो हमेशा भारत की सामाजिक और धार्मिक चेतना में खलनायक हैं। अब जैसे कैकई है, कैकई ने तो वही काम किया जिस बात को उसकी तनख्वाह मिलती थी। उसने तो मंथरा ने तो वही अच्छा उसको सलाह दी थी कैकई को कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, उसको इसी बात की तनख्वाह मिलती थी। उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन भारत की राजनीतिक और धार्मिक चेतना में वो खलनायिका है और हमेशा रहेगी। तो निर्मला सप्रे जैसे किरदार वही हैं कि ये खलनायक किस्म के किरदार हैं जो भारत की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और नैतिकता को शर्मसार करते हैं। लेकिन आजकल के जो मैनेजमेंट संभालने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये पुराने दिनों की बातें हैं, ये नाउडेज दिस थिंग्स आर बिकमिंग इररिलेवेंट, ये अब प्रासंगिक नहीं है। और इसीलिए आप ये जो बात कह रहे हैं कि नैतिकता शर्म के सापेक्ष होती है, इन सब बातों का कितना अर्थ है ये ढूंढना पड़ेगा। घनश्याम पेरोनिया जी की तरफ चलूँगा। जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत करता हूँ। घनश्याम जी, आपने सुनी बातें, आपके पास भी जवाब कुछ चीज़ों का तो स्वाभाविक है नहीं होगा, लेकिन जो बात जगदीश जी उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि चुनाव के 4-5 महीने पहले 2028 के आप जो है निर्मला सप्रे जी इस्तीफा देंगी और फिर चुनाव आयोग का निर्णय यही हो सकता है कि विधानसभा के साथ ही बीना सीट का भी आप इलेक्शन कराइए। जी चलो जी, देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी जो थे उनको मैं नहीं सुन पाया। आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। उन्होंने यही कहा जो मैंने आपसे निवेदन किया, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, उनको मैं नहीं सुन पाया, लेकिन हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता आदरणीय चौधरी साहब तमाम सारे ज्ञान की बातें कर रहे थे और उन्होंने केकई से लेकर के मंत्रा तक का उदाहरण दिया। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां इनके यहाँ पर बनती ही क्यों हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का काम करते हैं। वही वो विधायक है, जनता के हित के काम हो, जनता के कल्याण के काम हो, और सरकार सबका, हमारी सरकार तो सबका साथ सबका विकास सब में विश्वास के साथ विकसित मध्य प्रदेश बने, विकसित भारत बने, इस हेतु काम कर रही है। और वो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के कल्याण के लिए और अच्छा क्या हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और जहां जहां उनको आवश्यकता है, विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इस प्रकार की आवश्यकता रहती है, सरकार होने के नाते मदद करना चाहिए। अब इसमें कहाँ भाजपा, कहाँ नैतिकता और कहाँ इस प्रकार की बात चौधरी साहब कह रहे थे। और नहीं, मैं शर्म की बात पूछ रहा था, शर्म है कि नहीं, बची है कि नहीं, शर्म बची है कि नहीं बची है? अरे शर्म आप में है कि ना? हम तो हमारी सुनो, हम तो सुन रहे थे आपसे भी, आप जो नैतिकता की बात आप कर रहे हो, लोकतंत्र की दुहाई आप दे रहे हो, क्या होती संविधान की आप अभी बाबा साहब अम्बेडकर का आप नाम ले रहे थे, अरे उसका पालन आपने करा क्या? नहीं, आप इस मामले की बात करिए, इस मामले में आप कहाँ खड़े हुए? मुझे ना भाई संविधान का आईना रख लो, फिर बहस में उतरो पेरोनिया जी, एक आईना रख लेना सामने। संविधान का पालन करने का काम चौधरी साहब कभी, अरे वो किसकी टिकट पे चुनाव लड़ा था उन्हें बताओ। हमारे नेता किसकी टिकट पे चुनाव लड़ा था? नारा लगाते थे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज आप देखिए वो बाबा साहब, निर्लज्जता की मैं बात कर रहा हूँ, पेरोनिया जी चेहरे पे देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब बोल जाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान दिवस मनाने का काम कर रही है। आप बताइए कभी कांग्रेस ने मनाया क्या? गोलू और पाप की सारी जड़ तो नरेंद्र मोदी है। भाई आपके नेता अगर मुख्यमंत्री से, कांग्रेस की वो विधायक हैं, वो अगर मुख्यमंत्री से मिलकर उनके साथ में उनके क्षेत्र में, उन्हीं की विधानसभा का क्षेत्र है, अगर जनहित के काम का बात रखती है और इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? लेकिन एक आग्रह मेरा है चौधरी साहब, डॉक्टर साहब बहुत संजीदा राजनेता हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी चाहे वो घनश्याम जी को लेकर हो या प्रधानमंत्री को लेकर हो, मुझे लगता है कि इससे विनम्रता से मैं सिर्फ अपेक्षा रख सकता हूँ कि इससे बचा जाना चाहिए। और
राजनीति में नैतिकता का कितना स्थान है, तो ये बात सही है कि सभी राजनीतिक दलों को, जिसका हिस्सा कांग्रेस भी है, आपको सबको देखना चाहिए कि आप नैतिकता का कितना स्थान रखते हैं और विनेबिलिटी का कितना स्थान रखते हैं। दल बदल की कहानी कोई पुरानी नहीं है। 80 के दशक में जब जनता पार्टी सरकार बनी, उसके आसपास ये नारा आया राम गया राम शुरू हुआ, और उसके बाद ये कहानी जो चल निकली तो दल बदल कानून से लेकर आज तक हम सबके सामने है। बीजेपी से कांग्रेस में भी लोग जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब चढ़ता सूरज बीजेपी है, तो कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और एक समय ये पार्टी कांग्रेस होती थी जिसमें सर्वाधिक लोग दल छोड़कर अपना कांग्रेस का हिस्सा होते थे। जय जी, एक क्विक कमेंट आपका। जिस तरह से आपने थोड़ा सा, आप देर से जुड़े इसलिए मैं अपडेट कर दूं कि निर्मला सप्रे जी का कहना है कि जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज ने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, जनता की विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, बीजेपी की विधायक, उन्होंने कहा मैं जनता की विधायक हूँ। अब ये स्थिति ऐसी है कि लगता है कि अब बीजेपी उपचुनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उपचुनाव की स्थितियां अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो वो भी चुनौती बनता है। और फिर बीजेपी का मध्य प्रदेश संगठन बहुत मजबूत है। देश में जहां भी चुनाव है बीजेपी से गोला बारूद रसद सब पहुंचती है, तो इसमें एक उपचुनाव अब अवांछित है। जी शरद जी, ये बात सही है कि ये एक नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि आप एक पार्टी के सिंबल पे जीते हैं तो यदि आपकी निष्ठा बदलती है तो तरीका यही है कि आप पहले रिजाइन करें और फिर आप जिस तरीके से चुनाव लड़ना है। देखिए, इसके पहले भी सिंधिया जी के साथ में कुछ लोग जो कांग्रेस से थे, खंडवा की बात करूं, यहाँ पे मानदाता विधानसभा क्षेत्र से नारायण पटेल कांग्रेस से थे, उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़े और उसके बाद बीजेपी से विधायक है। इसको लेकर के किसी को अब डाउट नहीं है। ठीक है, आपको जनता ने चुना है, लेकिन पार्टी का सिंबल यदि है तो ये मैटर करता है। और इसके पहले भी यदि मैं बात करूं, या शायद हम पहले जाएं, जिस समय पटवा जी की सरकार थी उस समय 3 विधायकों को लेकर के जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसमें शिव कुमार सिंह जी भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह जो बुरहानपुर से विधायक हुआ करते थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा जय जी, लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री ये भी है कि जब किसी बड़े नेता के साथ बड़ी संख्या में दल बदल होता है तो शायद वो डाइजेस्ट होता है, जैसा सिंधिया जी के साथ हुआ। लोग उसके पीछे एक कारण देखते हैं, जैसे उस समय का एक कारण था कि आप भी आ जाइए सड़क पर, तो शायद लोग उस इमोशंस के साथ गए जिसको सिंधिया जी ने सामने रखा कि मेरा जी सबने इस्तीफे दिए तो फिर जी हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक मास जो दल बदल है वो एक्सेप्टेंस के दायरे में आता है। लेकिन हमने देखा कि रावत जी जो हैं, एक सीनियर कांग्रेस लीडर रहे, उन्होंने दल बदल किया, बीजेपी का हिस्सा हुए, चुनाव हार गए। और हमने देखा कि जो बाई इलेक्शंस हुए, बुधनी काफ़ी सरप्राइजिंग रहा, काफ़ी कम हुई लीड बीजेपी की। और इसी तरह अगर आप चलिए छिंदवाड़ा में भी, जो छिंदवाड़ा में उस विधानसभा का नाम अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, हर रही हाँ जी, वहाँ भी जो स्थिति बनी वो भी चुनौतीपूर्ण थी। तो क्या ये भी एक कारण आपको लगता है? देखिए, ये बात सही है कि चुनाव से बच सकते हैं, लेकिन और दूसरा मुझे लगता है कि बीजेपी जब पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है, नैतिक मूल्यों की बात करती है, और उसे क्या फर्क पड़ता है, ये वो इतने बहुमत में है, एक विधायक से उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे जो थोड़े से छींटे उठते हैं उसके दामन पे, मुझे लगता है कि पार्टी को ध्यान है। और रहा सवाल ये कि एक विधायक का, तो वे क्या कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं होंगे? जब पार्टी क्या जरूरी है कि वो बीजेपी के उसमें जाएंगे तो ही उनके काम होंगे? तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि विधायक जनता का होता है, और ये मैटर ही नहीं करता कि जीतने के बाद आप किस पार्टी के हैं, आप उस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र के लिए काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यदि क्षेत्र का विकास है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांग्रेस की विधायक है या बीजेपी, काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दुविधा जैसी स्थिति है इससे उभरना चाहिए, और ये किसी भी रूप में अच्छे संकेत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए, नैतिक मूल्य हमेशा प्रासंगिक होते हैं, आप उसको पचा नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, और शायद इसीलिए हम बहस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अनयूजुअल है, किसी को ये नहीं ठीक लग रहा है। तो यदि ये सामान्य रूप से स्वीकार होता तो शायद ये बहस का विषय भी नहीं बनता, जिसका आज हम चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं जय जी की लोकतंत्र में दल बदल के बाद भी लोग, ये है तो लोगों का ये अभिमत,
और अगर उन्हें कोई बात कहनी भी है तो वो अपने जनादेश से ही अपनी बात कहते हैं। लेकिन अब वो भी चीज़ नज़र नहीं आती कि आप जीते किसी और पार्टी से हैं और फिर किसी और पार्टी में चले गए हैं, लेकिन आप फिर चुनाव के लिए उतरते हैं तो फिर जीत जाते हैं। तो नैतिकता का प्रतिमान नेताओं के लिए बदला है, राजनीतिक दलों के लिए बदला है, ऐसा नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मतदाताओं के लिए भी बदला है। जी चौधरी साहब। सर, आपसे मैंने एक अच्छी बात सीखी है। आप एक उदाहरण देते हैं, क्या बिगाड़ के डर से हम ईमान की बात नहीं करेंगे? तो जैसा आप कह रहे थे, अब तो इतना बम्पर बहुमत है, एक विधायक के होने ना होने से क्या बिगड़ जाएगा? भाजपा इतनी ताकतवर है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तथापि भी वो ईमान की बात नहीं कर रही है। हमारी भारतीय राजनीति में थोड़ा बहुत गुंजाइश जनता दे के चलती है। अब आपका एक आध विधायक कम ज़्यादा होता तो ये एक जस्टिफाई होता कि हाँ चलो कुछ पैंतरे चल रहे हैं, हो जाता है। लेकिन आप 160 के ऊपर आप बहुमत लेके बैठे हो और फिर विधायकों की चोरी कर रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि आपको कहीं भी और किसी भी अच्छे भी स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए, लेकिन आपके चरित्र में चोरी है, बदमाशी है, वो आपका चरित्र जो है छूट ही नहीं रहा। आप कुत्ते की पूंछ की भांति हो, आपको कहीं भी रख लो, जैसे ही वो परिस्थिति आ जाए फिर से टेढ़ी हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि भाजपा ये बताइए, बहुत ईमानदारी से, माफ़ कीजिएगा, मैं उत्तर की अपेक्षा रखूंगा, अगर उन परिस्थितियों में 2020 की आप होते सत्ता में बीजेपी की जगह, तो आप घोर नैतिकता का परिचय देते और ये कहते कि ये 25 लोग 27 लोग हमारे साथ आने वाले हैं, और आप विपक्ष में होते जैसे बीजेपी थी, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार नहीं बना रहे हैं। हमने 27 लोगों को प्रणाम किया, हमने कहा आप मत आइए, आपको जो करना हो आप करिए, लेकिन हम सरकार नहीं गिराएंगे। क्या आप ऐसा करते? नहीं, ऐसा हुआ भी। मेरी जानकारी में आंखों देखी बात मैं बता रहा हूं कि 24 भाजपा के विधायक जो थे कमलनाथ जी के साथ आने को तैयार थे। उनकी कुछ शर्तें थी, लेकिन कमलनाथ जी ने सिर्फ इसी नैतिकता के आधार पे, इसी खरीद फरोख्त की बदनामी के भय से उन लोगों को मना कर दिया है। मेरी शरद जी, मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी बात है। कई विधायकों के मैं नाम बता दूंगा जिनको मैं सामने जान रहा था, देख रहा था कि ये सब इस तरफ आना चाहते हैं। तो कमलनाथ जी ने कहा कि आज भी होता है, कल भी होता है, परसों भी होता है। आज भले भाजपा सत्ता में है, लेकिन आज से 5, 7, 8 साल बाद जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो वो तो कलंकित इतिहास होगा। आप मुझे बताइए कि निर्मला सप्रे जैसा प्रसंग कौन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में? घनश्याम जी, क्विक कमेंट, वक्त कम है जी। घनश्याम जी। मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ हमारे विद्वान प्रवक्ता चौधरी साहब को, कितनी बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान रहे हैं। अरे आप बताइए कि आपके कार्यकाल में चुनी हुई 3 सरकारों को गिराने का काम, ये कहाँ की नैतिकता थी? आप बताइए, हमको आप सिखा रहे हैं, कह रहे हैं। चलो आप उसकी आलोचना कर लीजिए, तो उस आधार पे इस कृत्य की आलोचना भी तो बनती है फिर। अरे शरद जी भरे उसने कहा था कि चिमटे से भी मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि बाजार में लोग नहीं है। ये अटल जी ने कहा था। हमको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में आपको अपने गिरेवा में झांकने की आवश्यकता है कि कैसे इस प्रकार का काम करने का काम ये समय समय पर कांग्रेस की पार्टियां करती नहीं है। ऐसे लोकतंत्र को आधार पे कैसे अपने स्तर पर चलाने का काम, आप नजीर तो दो, संविधान को घुमाने का काम, ये केवल कांग्रेस ने किया है। और नजीर दो कि हमने निर्मला सप्रे का इस्तीफा करा दिया। अब चलिए आप सुन नहीं रहे साहब, मैं कह रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। वो जनता की सेवक हैं, विधायक हैं, उनका अपना स्वयं का स्व जी घनश्याम जी, वक्त अब नहीं है मेरे पास आगे। अगर वो शरद जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र के विकास के लिए बात रखती, मुझे लगता है उनका स्तुतिगान होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी, बहुत धन्यवाद जय नागड़ा जी। निश्चित तौर पर अब बहुत सारे प्रतिमान बदले हैं, और प्रतिमान इधर भी बदले हैं, यानी राजनीतिक तंत्र की तरफ, और इधर भी बदले हैं जिधर जनता होती है। पहले जिन बातों पर जनता नाराज़ होती थी, वो गुस्सा होती थी, क्योंकि बात सही है, आखिर लोकतंत्र में ये तय किसको करना है? हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर तय नहीं कर सकते, ये तय करना है जनता को कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। हम कितनी बहस कर लें यहाँ बैठकर, लेकिन उस पर निर्णायक अपना अभिमत सुनाने वाली जनता है।
तो बेहतर है ये मसला जनता पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्मला जी कभी ना कभी तो चुनाव के मैदान में उतरेंगी और फिर देखते हैं कि बीना की जनता उनको लेकर किस जनादेश के साथ सामने आती है। नमस्कार।